ओके जी। आज हम जल्दी जल्दी से अपने कुछ टॉपिक्स को देखना चाह रहे हैं ताकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर अच्छा हो जाए, जो कि आजकल में होने वाला है। अभी हमने जल्दी जल्दी देखा कि अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉजेस क्या थे, तो हमने यहाँ देखे और उसको डन भी किया। साथ साथ हम यहाँ पे एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें रिलीजियस फैक्टर्स भी थे, जिसमें पर्दा बैन होना, सती बैन होना और क्रिश्चियन मिशनरीज का आना। आप वो सारी बातें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको एक और सवाल की तरफ लेकर चलते हैं, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ही रिलेटेड। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, क्या वो हम जीत गए थे? नहीं, हम वो हार गए थे। अब हारने के एक्चुअल में दो रीजंस हैं, और एक रीजन है लैक ऑफ यूनिटी, ठीक है, और दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन है ब्रिटिश स्ट्रेंथ, ठीक है। यही दो रीजन है। अब मैं अगर आपको ये कहूं कि आप लैक ऑफ यूनिटी में से कोई तीन बातें और ब्रिटिश स्ट्रेंथ में से कोई दो बातें कर लें, तो आपके पास पांच बातें हो जाएंगी। तो कम से कम आप दो बातें और दो बातें करके चार, और फिर कहीं तीसरी बात करके आप पांच बातें कर सकते हैं, जो कि ओपिनियन में पांचवी बात चली जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आई, जितना मैंने अभी तक मैप बनाया आपके आंसर का? जी सर। यस सर। ठीक है ना? अब जरा देख लेते हैं कि वो बातें थी क्या। मैं जरा जल्दी से आपको लेकर चलता हूं, आप मुझे देख के बताएं कि क्या आपको यहां बातें समझ आ रही। जी सर। अक्सा और इशफाक, स्क्रीनशॉट बनता है आप दोनों का। हालांकि ये काम तो वलिया करती है हमारे लिए, लेकिन आपको अगर अपना पेपर अच्छा करना है तो यहां जल्दी से देखें। लैक ऑफ यूनिटी में पहली बात क्या है? रेबल्स जो थे, जो लड़ रहे थे, वो अपने अपने गोल्स के लिए लड़ रहे थे। कोई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रिवर्स कराना चाहता था, तो कोई अपना पीस ऑफ लैंड वापस लेना चाह रहा था किसी डायरेक्ट सर वॉर। पेंशन्स वगैरह भी थे। ठीक है, एग्जैक्टली। देन रिलीजियस डिवीजन था। रिलीजियस डिवीजन ये था कि हिंदूज एंड सिख डिड नॉट वांट टू सपोर्ट द रिबेलियन, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमने सपोर्ट कर दिया इस जंग में मुसलमानों को, तो ऐसा ना हो कि मुगल एम्पायर ही वापस आ जाए। इतने अल्लाह अल्लाह करके तो जान छूटी है, ठीक है। तो उन्होंने भी मदद नहीं की। देन रीजनल डिस्पैरिटी भी थी। पंजाबीज और सिख, सिंधीज, ये भी रेबेलियन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि ये ताजा ताजा गुलाम बने थे। ताजा ताजा गुलाम बनने का क्या मतलब है? 1849 में पंजाबीज, यानी मतलब पंजाब एनेक्स हुआ था, ठीक है, और 1843 में सिंध एनेक्स हुआ था। तो अगर इसको 1857 के साथ मिला के देखो, तो ये तो अभी ताजा ताजा गुलाम बने हैं। तो ये कहां से उठने वाले थे? ये तो अभी अभी ताजा ताजा पिट के बैठे हैं। उठेगा लड़ेगा तो वो जो बहुत दिनों से सह रहा होगा, यानी मतलब 1750 से लेके 1850 तक जो जुल्मों सितम सह रहे थे लोग, ये वो लोग थे जिन्होंने वॉर की, ठीक है। ये वाले लोग तो अभी ताजा ताजा गुलाम बने। अब समझ आया ये क्यों नहीं लड़ रहे थे? तो ये तीन चीजें तुम्हें बता रही हैं कि ये लैक ऑफ यूनिटी है, इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। बात समझ आई? हाँ जी, ये फेलियर्स के रीजन है, बिल्कुल सही कहा इशफाक आपने। अब फेलियर का दूसरा हिस्सा, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है। फेलियर का दूसरा हिस्सा, यहां देखो। ब्रिटिश मिलिट्री ने अपने एडवांस वेपन और सुपीरियर टैक्टिक्स की वजह से जंग जीत ली। ये ब्रिटिश स्ट्रेंथ हो गई। जी जैनब बोले। सर इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं ना कि जो नाना साहिब था उसने मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को रिवर्स करा था। एग्जैक्टली exactly, ये यहां इसीलिए लड़ रहे थे ये। जो यहां बात है, जो शुरू में मैंने आपको बात कही, यहां पर ये वाले रेबल्स यही कर रहे थे।
उनका गोल ही डिफरेंट था। ठीक है, बिल्कुल सही कहा था ना आपने। अच्छा जी, अब यहां पर प्लस पॉइंट किसका है? ब्रिटिश का, कि उनके पास एडवांस वेपन थे, उनके ट्रूप्स अच्छे थे, उनकी मिलिट्री इफेक्टिव थी। प्लस ब्रिटिश ने एक पॉलिसी अनाउंस कर दी थी उसी वक्त, कंसेशन की। अगर कोई जंग छोड़कर हथियार डालना चाहता है, हम माफ कर देंगे उसे, कुछ नहीं कहेंगे, जाओ मेरा बच्चा गलती हो गई, जा जी ले अपनी जिंदगी, कुछ नहीं कहेंगे। तो ये दो चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से ब्रिटिश कामयाब हो गया। लोगों ने बीच में ही जंग छोड़ना शुरू कर दी, उन्होंने कहा यार खामखाई मरने से बेहतर है साइड हो लो। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी चीज, ओपिनियन के लिए ओपी लिख रहा हूं यहां। इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप थी। वो जो बहादुर शाह जफर था, वो लैक ऑफ लीडरशिप दिखाने की वजह से, उसका कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं था, पोइट्रियां सुनाता रहता था वो, ठीक है, लड़ाई के वक्त भी, तो उसकी वजह से डिक्लाइन टिका के हो गया। बात समझ आई यहां तक? यस सर। अक्सा और इशफाक, खास कर तुम दोनों, मुझे तुम दोनों की ज्यादा फिक्र है, यस पेपर सर। सर पर है। यहां तक क्लियर है? जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। इसी सवाल के अंदर एक, इसी सवाल की तरह एक और सवाल आता है, सवाल दिखाता हूं। पहले एक और सवाल करते हैं, उसके बाद इस सवाल पे आएंगे। इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ही चार सवाल बनते हैं, तीन सवाल बनते हैं, वो तीसरा सवाल दोहराना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेरे ख्याल से मैंने गलत सवाल पे गलत चीज करा दी, शायद जल्दी के चक्कर में। अच्छा देखो, यहां पर आई एम एडमिटिंग माई मिस्टेक। ये जहां पे हमने सवाल लिखा हुआ है ब्रिटिश स्ट्रेंथ और ब्रिटिश वाला, हम अभी सवाल कर रहे थे कि जंग हारे क्यों, ठीक है, और मुझे इशफाक ने बीच में टोका भी था, लेकिन मैं पिक नहीं कर सका। ये आउटकम्स ऑफ द वॉर है, ठीक है। जो सवाल अभी हमने किया, वो सवाल वो था जिसमें हम ये पूछ रहे थे, देखो, कि क्या लैक ऑफ यूनिटी की वजह से ही हम हार गए? हाँ, एक रीजन था, दूसरा रीजन ब्रिटिश स्ट्रेंथ था, हमने वही देख लिया। ठीक है, ये जो सवाल गलती से मैं यहां दिखा रहा था आपको, उसके अंदर क्या करना है, अभी आपको उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, यहां ये पूछ रहा है आउटकम्स ऑफ द वॉर, जंग क्या हम जीते थे या हार गए थे? हम हार गए थे। तो हारने के बाद वो पूछ रहा है अब हुआ क्या, आउटकम, यानी मतलब जंग के बाद क्या हुआ। तो जंग तो हार गए थे, अब जंग हारने के बाद कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ? सवाल समझ आ रहा है? To what extent were the outcomes of the war of independence beneficial for India? क्या जंग के बाद इंडिया को कुछ फायदा भी हुआ था इस जंग से? किसी को याद है कोई फायदा हुआ था? यहां तो हम जंग हार गए, तो जंग हारने से कोई फायदा हो सकता है? आओ देखें सर फायदा। मेरे ख्याल से वो काफी मतलब कोई मूवमेंट था जिसमें सत्ती वगैरह जो ब्रिटिश ने बंद करवा दिए थे, अच्छा चलो सत्ती अभी करना। देख लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर आपने सक्सेस और लेस सक्सेस बताने, तो सक्सेस बता देते हैं, सक्सेस फॉर इंडिया, ठीक है, और फेलियर फॉर इंडिया क्या था? ठीक है, सबसे पहली चीज, जंग जब खत्म हुई तो बाद में एक ऐलान हुआ, उस ऐलान के थ्रू क्या पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी आज से खत्म। ये हमने इंडिया की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, खत्म करा दी। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, तो सक्सेस में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, पॉइंट समझ आ रहा है? अक्सा, यस जैनब, हादिया, जी सर।
ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके नीचे एक और चीज लिखी है, मैं पहले पॉइंट से नीचे जाऊंगा। ईस्ट इंडिया खत्म, इंडिया खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, ग्रीस कार्ट्रिजेस का इशू भी सॉल्व, रोक दिया गया कि अब कोई ग्रीस कार्ट्रिजेस यूज नहीं करेगा। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, बिल्कुल वलिया ठीक कह रही हैं आप, उन्होंने कहा कि कोई भी अब किसी के रिलीजियस बिलीफ्स में नहीं घुसेगा, कोई सत्ती बैन नहीं करेगा, कोई पर्दा बैन नहीं करेगा। बात समझ आई? यस सर। तो ये तो अच्छी चीजें हो रही हैं भाई। ठीक है, ये तो वाकई फायदे में चली गई। ठीक है, ये देखो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स वाली बात आ गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही खत्म, तो उसकी पॉलिसीज भी तो खत्म हो रही होंगी। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये तो तीन अच्छी बातें हो गई। हमारे सवाल का क्या स्टाइल है जो हम जवाब दे रहे होते हैं? हमारे सवाल का जवाब का स्टाइल है 3 और 1, ये कितने हो जाएंगे? 4। तो 3 वहां से ले लेते हैं और 1 यहां से ले लेते हैं, या 1 वहां से ले लो और 3 यहां से ले लो। बात समझ आ रही है सबको? तो हमें यस टोटल सर। 14 मार्क में यस सर। 4 बातें कर दी हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां से पिक कर लेता हूं कि एक्चुअल में खत्म नहीं हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी फिल्म आ गई थी, और वो क्या थी? ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करने आ गए थे अंडर दी क्राउन, यानी मतलब क्वीन आंटी जी आ गई थी साथ साथ। जी जैनब बोले। सर हम इसमें लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, लाइक जो भी हम पॉइंट दे रहे हैं तो लाइक उसको हमें एलोबरेट करना होगा, लाइक हमें उसकी जी जी डिटेल जी, अलग देनी अलग होगी, फिर पैराग्राफ हमें में, बताना बिल्कुल। होगा ना। बिल्कुल अलग पैराग्राफ में। देखो जैनब, मैं भी ना क्विकली करा रहा हूं क्योंकि ये इनका रिकॉल है। ठीक है, ये इस तरह बताना जी होगा, सर। और बताने का तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं। भाई इशफाक और अक्सा, लिखने का तरीका वही रहेगा। तुम पहले किसी चीज को डिस्क्राइब करोगे, फिर एक्सप्लेन करोगे, यानी मतलब तुम बताओगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स जो थी वो खत्म हो गई थी, तुमने डिस्क्राइब किया, अब डिस्क्राइब करके तुम एक्सप्लेन कर रहे हो कि वो जो ले लेते थे लैंड, पीस ऑफ लैंड, वो अब खत्म हो गया। अब तुम उसका इम्पैक्ट बताओगे। ठीक है, इम्पैक्ट बताना जरूरी होता है हर चीज का। कोई भी चीज बताओगे, पहले कहोगे वो थी, फिर बताओगे वो कैसी थी, फिर बताओगे उसके होने से क्या फर्क पड़ रहा था। इम्पैक्ट के बगैर कोई पैराग्राफ नहीं बनेगा। तो जो बात आप पूछ रही है ना जैनब, स्पेसिफिकली मैं आपको यहां से वही बात दिखा देता हूं। देखें, landowners and princes welcomed the British government's policy shifting shift regarding the annexations, as the Queen declared there would be no further expansion of British territories, meaning that the doctrine of lapse was abandoned, making it easier for the Indians to inherit their ancestral lands. जो बाप दादाओं की जगहें थीं अब वो उनको वापस मिल गई थीं। दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी अमंग लोकल रूलर्स। बात समझ आ गई जैनब? जो आप पूछ रही थी पूरा दिखा दिया मैंने आपको। ठीक है? जी सर। ठीक है, अच्छा जी। यहां से हम जब आगे चलते हैं, अब आपको यहां से सक्सेस एंड फेलियर समझ आ गया भाई? यस सर। पाक और जी अक्सर सर। रखोगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तीनों सवाल हो सकते हैं। देखो, जंग क्यों हुई अलग आता है सवाल, जंग क्यों हारे अलग आता है सवाल, और जंग हारने के बाद उसमें से कुछ अच्छा निकला या बुरा निकला, तीसरा सवाल ये होता है। इज दैट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ऑल ऑफ यू तो बाद में पूछूंगा। यस सर। इशफाक चिल है? मैसेज मारो जल्दी से। हाँ जी, बाकी सब लोगों को भी क्लियर है? ठीक है, ये 3 सवाल बहुत यस वाइटल सर। होते हैं पेपर्स के हिसाब से। अब इसी सेक्शन में से मैं चाह रहा हूं अक्सर और इशफाक तुम्हारा सेक्शन 1 ज्यादा तगड़ा हो, क्योंकि मुझे लगता है 2 सवाल सेक्शन 1 से आएंगे ही आएंगे। अच्छा जी, अब जरा जल्दी से देखें इशफाक भाई और अक्सर बाजी, के एक सवाल आता है हमारे रिफॉर्मर्स वाला।
और जितने लोग यहां मौजूद हैं वो भी इस सवाल को देखें। अगर लिखा हुआ आए कि क्या शाह वलीउल्लाह ही सबसे जबरदस्त रिफॉर्मर थे, या लिखा हुआ आ जाए कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे, या लिखा हुआ आ जाए कि हाजी शरीयत उल्लाह थे, ठीक है, किसी का भी नाम लिखा हुआ आ जाए, तुमने ये चार चीजें बतानी है जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे कर देना बस, जिसका नाम पहले पूछा हुआ हो उसकी बात पहले कर देना। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। शाह वलीउल्लाह की कुरान ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर शाह वलीउल्लाह की 51 बुक्स, ठीक है। फिर हाजी शरीयतुल्लाह की फराइजी मूवमेंट, बात समझ आ रही है? फिर सैयद अहमद शहीद बरेलवी की जिहाद मूवमेंट। क्या ये चार बातें हो गई? यस सर। अब ये चार बातें जो हैं, तुम इनका फायदा कैसे उठाओगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में तुम जाओ और तुम ओपिनियन में जाके ये कहो कि शाह वलीउल्लाह, हमेशा यही करना, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक आंसर है भले कुछ भी पूछ ले हो। शाह वलीउल्लाह ही सबसे जबरदस्त रिफॉर्मर था। एक तो वो पहला रिफॉर्मर था, इस वजह से उसने बाकियों को इंस्पायर किया, ठीक है। और उसने एक ऑन गोइंग सेटअप बना दिया जो कि था मदरसा रहीमिया, जिससे लोग पढ़ के निकलते थे और फ्यूचर लीडर्स निकले, ठीक है। फ्यूचर लीडर्स सच एज सैयद अहमद शहीद बरेलवी। याद है ये बात? वहीं पढ़ता था वो। अच्छा, अगर ये बात भी नहीं याद रहती तो भाई इसके साथ एक बात और ऐड कर लेते हैं, अगर आप ऐसे समझना चाहें। मराठास को मराठास को हराने के लिए किसको बुलाया? अहमद शाह अब्दाली को, ठीक है, ये भी याद रहेगा। अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर है सबको, ये वाला सवाल? यस सर। अच्छा, इस सवाल के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो करते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। और वो सवाल है औरंगजेब की पॉलिसीज वाला। तो अब औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, ये बात तो आपको याद है। बस ये याद कर लेते हैं कि वो पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, जरा जल्दी जल्दी से देखते हैं कि वो सवाल कहाँ गया, ये आ गया सवाल। अच्छा जी, जरा सिर्फ सवाल के जवाब में जहां जहां मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं उसे देखें। देखिए जरा, औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज थी, ठीक है। उन पॉलिसीज में से जिजिया जिजिया टैक्स लेना, हिंदू टेम्पल्स गिरा देना, बैन कर देना सती को, ठीक है, जंगें करना, ये उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को वीक कर गया, ठीक है। साथ साथ बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करता था वो, एक्स्ट्रावेगेंट, और एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाता था लोगों पे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन आया। एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस कैसा था? बहुत बड़ी जगह थी और उस बड़ी जगह को संभालने के लिए उसने मनसबदारी सिस्टम बनाया, लेकिन मनसबदार हो गए लेटर ऑन करप्ट, है ना। तो ये भी एक मसला। देन
सक्सेशन डिस्प्यूट, उसकी औलादें ही आपस में लड़ पड़ी कि अगला औरंगजेब कौन बनेगा। ठीक है। फिर बाहर से आए हुए नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जब दिल चाहता था मुंह उठा के इंडिया में आके लूट खसूट मारपीट करके चले जाते थे, यानी मतलब अच्छी खासी फौजें मार के चले जाते थे। देन मराठास और सिख ये भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे अपने अपने इलाकों में, ये भी पावर में आ रहे थे। और आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, जो मिलिट्री में सुपीरियर थी, इकोनॉमिकली भी सुपीरियर थी, और उनके पास डिप्लोमेटिक मनूवर्स भी थे। वो किसी ना किसी तरह बात मनवा लेते थे, बहुत तौर तरीके थे उनके पास। क्या इतनी बात याद रहेगी? अब मैं इसका तुम्हें शॉर्टर वर्जन दिखाता हूँ, 2 मिनट देना, बल्कि शॉर्टर क्या, लॉन्गर वर्जन ही दिखाता हूँ। अक्सा, आपने अपने लिए स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ, ठीक है? अगर तो आपके पास सेटअप नहीं पड़ा हुआ ये वाला, ठीक है? इशफाक भाई आप भी ले लें। और ये सवाल आएगा, देखो ये सवाल अगर 14 में नहीं आया, अगर 14 में नहीं आया तो 7 में जरूर आ जाएगा। ठीक है। इसने मराठास के साथ जंग लड़ी, और जब जंग लड़ी तो जंग लड़ने में इसको 25 साल लग गए। जंग चलती रही, और इतनी लंबी जंग को चलाने के लिए इसने टैक्सेस लगाए। और टैक्सेस लगाने का मतलब यह था कि जंग को फंड किया जा सके। तो क्या इस जंग को चलाने पे लोग खुश होंगे कि हम पे टैक्सेस लग रहे हैं? नो सर। तो उस नो सर का जवाब जो है कि एंगर अमंग द पीपल बढ़ रहा था। देखो ये जो लाइन है ना, विच लेड टू, ये तुम्हारे हर पैराग्राफ में अगर होगी तो तुम बच जाओगे, क्योंकि ये इम्पैक्ट के लिए लाइन डाली जाती है। विच लेड टू, जो कुछ भी हो रहा था उससे फर्क ये पड़ रहा था। तुमने कहा मराठास से जंगें हो रही थी, मराठास बहुत ताकतवर थे, उनको हराने के लिए टैक्सेस लगा रहे थे, और उन टैक्सेस से नफरत हो रही थी, गुस्सा आ रहा था लोगों को। उसका वॉर पे फोकस एम्पायर को डिक्लाइन की तरफ ले गया। पूरी बात समझ आई? इसी तरह हमें बाकी सारी बातें करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज में आपको जिजिया टैक्स नजर आएगा। ठीक है। और उस जिजिया टैक्स से क्या हो रहा है? हिंदूज और सिख एंगर हो रहे हैं, और इन एंगर होने से क्या हो रहा है? ट्रिगर हो रही है रिजेंटमेंट, और क्रिएट कर रहा है वो क्या? डिवीजन विद इन द एम्पायर, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर वीक हो गया, मुगल अथॉरिटी वीक हो गई। क्या ये बात समझ आ रही है जो मैंने यहां लिखी और हाईलाइट की है? यस सर। ठीक है। यस फाक सर। भाई ओके है? ओके की रिपोर्ट है फाक भाई? हाँ जी। हाना, मैंने आपका मैसेज देर में पढ़ा। हर बार शाह वलीउल्लाह के 2 पैराग्राफ, बाकी एक सैयद अहमद शहीद का और एक हाजी शरीयतुल्लाह का रिफॉर्मर्स के लिए, और कंक्लूजन में शाह वलीउल्लाह ही को किसी और पॉइंट के साथ कंक्लूड कर दें। ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई ना सबको? यस सर। अच्छा जी, आगे चल रहे हैं यस सर। जल्दी। जल्दी जी बेटा बोलें। अच्छा जी, अब यहां तक चल रहे हैं, यहां तक चलते चलते अब हम जब चल रहे हैं तो हम एक सवाल जरूर देखेंगे जो हो सकता है कि इशफाक भाई आपके पास आ जाए। ठीक है। सवाल का मैं पहले आपको कहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्या कहते हैं, अक्सा और इशफाक भाई, इन दोनों का नाम ले रहा हूं, बाकी लोग ऑफेंड नहीं होइएगा। इन दोनों का पेपर है एक दिन बाद, ठीक है? और गम और जुल्म ये है कि सैटरडे को है ना भाई? सैटरडे को है ना? जी सर। हाय हाय, कैसा रोंदू रोता हुआ जी सर आया है कसम से। वाकई यार जुल्म है, एक तो सैटरडे ऊपर से पेपर। चलो एक तो पेपर ऊपर से वो भी सैटरडे पे। अच्छा जी, देखो भाई इसका स्क्रीनशॉट इसलिए दिलवा रहा हूं क्योंकि ये सवाल बुरे सवालों में से एक सवाल है। ठीक है। आमतौर पे एग्जामिनर ये नहीं देता, लेकिन सीआई वाला बहुत दे देता है, हमारे टीचर्स नहीं देते।
ठीक है, उनको पता होता है बच्चा नहीं कर पाएगा तो ये वाला देते नहीं। लेकिन तुम्हारा पेपर बाहर से बनकर आता है तो हो सकता हो। हाउ सक्सेसफुल वॉज इंडियन रेजिस्टेंस। इंडियन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, यानी मतलब कितने कामयाब थे इंडियंस, इंडियंस कितनी बार जीते, ठीक है, ब्रिटिश से। ब्रिटिश को कितनी बार रोका इंडियंस ने, इसका मतलब सक्सेसफुल इंडियन रेजिस्टेंस या ब्रिटिश का फेलियर। जब जब इंडियन जीत रहा होगा तो ब्रिटिश हार रहा होगा ना। यहां तक बात समझ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। अब सक्सेस वाले सवाल में हमें क्या करना होगा, 3-1 करना होगा, या 1-3 करना होगा, या 2-2 करने होंगे, ऐसा ही है ना। 4 के लिए तो यही करेंगे, है ना। यस सर। यस सर। हाँ जी बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है, हाँ ना बिल्कुल आता है। और ये कंपलसरी में भी आया था, अभी बताता हूँ कैसे। मैं चाह रहा हूँ मैं ज्यादा टाइम यहाँ ना लगाऊं, मैं अगला टाइम अगर मैं लगाऊं तो मैं उनको ये प्रिडिक्ट कर दूं कि कौन से सवाल उनके पेपर में आ सकते हैं, ताकि वो सेक्शन 1 के बाद ऑटोमेटिकली तैयारी कर लें। मैंने तैयारी का तरीका बता दिया उनको, इन दोनों को। ये तैयारी का तरीका इसी तरह कर लेंगे, हमारा सेक्शन 1 रिकॉल हो जाएगा, तो सेक्शन 2 रात में बैठ के, और सेक्शन 3 इनका आधा है, वो भी मैं बताता हूँ कि क्या करूँ। ठीक है, देखो भाई, यहां पर जिस इवेंट के बारे में बात लिखी है, ठीक है, चलो एक सेकंड क्विक रिकॉल कराने के लिए पहले मैं तुम्हें, अच्छा एक एक स्क्रीनशॉट इसका भी लो जल्दी से। ये ब्रिटिश सक्सेसफुल जहां पे हुए उसकी बात है। तो जब जब ब्रिटिश जीतेंगे, ये उसकी बात है, तो जब ब्रिटिश जीतेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडियंस हार रहे होंगे, ठीक है ना। तो 3 और 1 या 1-3 यहां से किया जा सकता है। अब देखो ओवरऑल क्या बात है, अगर आपने जल्दी जल्दी चीजें समझनी है तो आप यहां से समझें। ब्रिटिश कब कब सक्सेसफुल थे, ब्रिटिश ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी जीती, और हरा दिया किसको, सिराजुद्दौला को, मीर जाफर की मदद से, जिसको खरीद लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। पहली बात शायद आपको याद आ गई होगी, बहुत मशहूर जमाना किस्सा है। फिर 7 साल बाद बैटल ऑफ बुक्सार होती है, और उसमें मीर कासिम नाम के बंदे को, जो कि मुगल एम्परर शाह आलम टू को अपने साथ मिलाता है, कोशिश करता है वो कि वो ब्रिटिश को हरा पाए, लेकिन फेल हो जाता है और ब्रिटिश जीत जाते हैं। और ब्रिटिश को और कौन कौन से इलाके मिल जाते हैं, बंगाल, बिहार और अवध मिल जाता है। यानी मतलब पहले तो उनके पास सिर्फ बंगाल था, अब उनके पास 2 और इलाके भी आ गए, बिहार और अवध, ठीक है। फिर एक ये हो गई, 2 ये हो गई, तीसरी ये ले लेते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, या इसको कहें कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मार दिया जाता है, और ब्रिटिश को मिल जाती है टीपू सुल्तान की जगह, जिसको क्या कहते हैं, मैसूर, ठीक है। अब जरा बात यहां समझने की है, ये 3 बातें हो गई ब्रिटिश सक्सेस में। मैं तुम्हें इंडियन रेजिस्टेंस पे फटाफट लेकर जाऊं, 1 सेकंड में तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी। देखो, टीपू सुल्तान वो आदमी है जिसने रेजिस्टेंस भी सबसे ज्यादा दिखाई, ठीक है। उसने शुरू की पहली, दूसरी और तीसरी में मैसूर को जाने नहीं दिया था ब्रिटिश के हाथों में। कब हारा वो, चौथी में हारा था, ठीक है। तो चौथी में वो हार गया, तो जब चौथी में हारा तो चौथी में ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए ना। ब्रिटिश चौथी में सक्सेसफुल हुए ना, सेरंगापतम में 1799 में जब उसको मार दिया। पहली 3 में क्या ब्रिटिश सक्सेसफुल थे, ये बताओ बस, क्या यहां सक्सेसफुल थे ब्रिटिश? यस सर। पहली यस सर। 3 में, पहली तीन में होल्ड करके रखा हुआ था, हरा रहा था, जीतने नहीं दे रहा था टीपू सुल्तान। तो क्या मैं टीपू सुल्तान की पहली 3 जंगें इंडियन रेजिस्टेंस में ले जाऊं? बात समझ आ रही है? कितने लोगों को ये बात नहीं समझ आई? भाई जब जब टीपू सुल्तान पिटाई कर रहा है ब्रिटिश की, तो इसका मतलब टीपू सुल्तान जीत रहा है। तो जब टीपू सुल्तान जीत रहा है तो दैट इज एन इंडियन रेजिस्टेंस। टीपू सुल्तान इंडियन है ना।
ओके है यहां तक? यस सर, ओके है। अच्छा जी। अब ये वो सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल के अंदर सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इस सवाल में आमतौर पे एग्जामिनर ऐसे दे देता है कि इसके अंदर से बताओ। तो इस लाइन के अंदर से बताना है 1750 से 1850। तो सवाल आसान होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं वो इसके अंदर ही आ जाती हैं। तीन और एक करके चार हो जाते हैं, या एक और तीन करके चार हो जाते हैं। बट एग्जामिनर ने कुछ साल पहले मजाक शुरू किया, और मैं लिटरली मजाक ही कह रहा हूं। उसने कहा 1760 से 1840 बता दो। अब क्या इसमें बैटल ऑफ प्लासी आएगी? देखो, गौर से देख के बताना बेटा। नहीं सर। नहीं, बैटल ऑफ प्लासी नहीं आएगी। इसका मतलब तुम्हारे तीन और एक में से एक चला गया, तो तुम्हारे पास यहाँ दो रह गए, है ना? 64 रह गया, और ये वाली वॉर रह गई, एंग्लो मैसूर वाली। ठीक है, क्योंकि इसका नंबर क्या है 1799। इसका मतलब तुम्हें कोई और चीज भी पता होनी चाहिए, या तो फिर दूसरी साइड पे, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस सवाल को जरूर देख लेना। यहां तक बात समझ आ रही है सबको, कैसे ये सवाल आता है चेंज होके? यस सर। अब इशफाक भाई और अक्साबाजी, आपका आखिरी सवाल सेक्शन वन से। फिर मैं आपको सिर्फ सवाल नोट करवाऊंगा, रात में पढ़ने वो आपने इसी तरह है जिस तरह मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक सवाल ये नोट कर लें, ये आपका सवाल आ सकता है, चाहे तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलो मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट ही दिलवाता हूँ, क्या याद करोगे? और जब उसमें से सवाल आ जाए ना सैटरडे वाले दिन, तो फिर मुझे फोन करके बताना। ठीक है, ये सवाल आ सकता है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से जरूर देखना बैटल ऑफ प्लासी क्यों जीते थे, या तो इसमें से सवाल आ सकता है कि बैटल ऑफ प्लासी क्या थी। हाँ जी हाना, आप जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। हाना, आपकी दोस्त से मेरी बात हो गई। ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी। अब जब हम यहां से चलते हैं, एक सवाल ये है, और ये सवाल पक्का आता है, पक्का। ईस्ट इंडिया कंपनी आई ही क्यों थी यहां? ये सवाल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने लोग पेपर दे रहे हैं इस साल, ये सवाल आता ही आता है, किसी ना किसी और तरीके से भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, अब हमें सेक्शन टू में लेकर जा रहा हूं। ठीक है, बल्कि टू से जाने से पहले एक आखिरी सवाल का स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं, ताकि वो भी अगर आ जाए सर सैयद को छुड़वा के। शफाक भाई, ये सवाल आपके पास आ सकता है कि उर्दू को नेशनल लैंग्वेज क्यों चुना गया। ठीक है, अक्सा रेडी हो? आगे चलें? जी सर, मैं ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा जी, हमारे पास 5 मिनट है। मैं पूरे 5 मिनट में पूरा सेक्शन टू करा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, सेक्शन टू में नोट करो, तुम्हें पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ? ये लो स्क्रीनशॉट। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ, एक ये सवाल 7 में। और क्यों रिवर्स हुआ, ये दोनों आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये सवाल के रिवर्स क्यों हुआ। ठीक है, आई होप के ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक है, ये जब तुम पढ़ोगी, मैंने बहुत आसान आसान सा लिखा है, तुम्हें याद हो जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 7 में भी आता है, और ये 14 में भी आ जाता है, कि क्या मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई थी? वाई वॉज मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? ठीक है, अब इसमें से एक रीजन दे के पूछ रहा है वो, कि क्या कांग्रेस के एटीट्यूड की वजह से बनाई गई थी। ठीक है, अब ये जो सवाल है, इस सवाल में तुम कांग्रेस के एटीट्यूड के बारे में बात करोगी पहले, और फिर तीन फैक्टर्स कोई और से बताओगी। ठीक है, अब मैं वैसे ही वर्बली बता देता हूं क्यों बनी थी। एक बनी थी
मुसलमानों के रिलीजियस वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर मुसलमानों की पॉलिटिकल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मुसलमानों की कल्चरल वैल्यूज को। ये तीन वैल्यूज थी, ठीक है। और चौथा था ब्रिटिश से लॉयल्टी। तो ये चार चीजें जब आप पढ़ेंगी तो इसमें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। ये तीन सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जरूर करना, या तो ये वाला आएगा या मॉन्टफोर्ड आएगा, ठीक है। ये है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। ठीक है, ये जरूर करना। इसको याद रखने का और कंफ्यूजन से बचने का क्या है, 1909 में कांग्रेस ने किया था। पहले एक पार्टी ने किया था बायकॉट, बाद में आया था 1919 वाला, उसमें दोनों पार्टीज ने बॉयकॉट किया था, यानी मतलब कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, ठीक है। पहला वाला वो था जिसमें कांग्रेस ने किया था। दूसरे वाले में लिखा हुआ आता है इंडियंस, कि इंडियंस ने क्यों किया था, तो उससे याद आ जाएगा कि इंडियंस का मतलब है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों, ठीक है। हिंट बता रहा हूं दोनों में से कंफ्यूजन दूर करने की, ठीक है। याद रहेगा कि कौन सा है तभी तो लिखोगी, ठीक है। क्लियर है। जी सर। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट वाला सवाल जरूर करना। दोनों फेल क्यों हुई और शुरू क्यों हुई, दिखा नहीं रहा उसका स्क्रीनशॉट, तुम्हारे पास वैसे ही पहले से सामान पड़ा हुआ है। तुमने जिस सवाल को अब नोट करना है सेक्शन 2 में, वो ये सवाल है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बगैर कोई काम नहीं होने वाला पेपर में। ये सवाल, इसके मैं दो स्क्रीनशॉट दिलवाऊंगा तुम्हें। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। वाई मुस्लिम्स हेटेड द कांग्रेस रूल ऑफ 1937 39। अब इसमें मैंने तीन वो बातें लिखी हैं जो आम तौर पे तुम नहीं लिखते हो, यानी मतलब वर्धा स्कीम, वंदे मातरम और विद्या मंदिर स्कीम। यहाँ पे मैंने वो तीनों बातें नहीं लिखी हैं। यहाँ पे बैनिंग ऑफ अजान लिखा है, बीफ का फॉरबिडन होना लिखा है, और एंटी मुस्लिम राइट्स का लिखा है, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बातें आ जाएं। अब इसका स्क्रीनशॉट लो कि क्या वंदे मातरम ही वो रीजन था, तो वंदे मातरम से बात चलेगी और आगे तक जाएगी, ठीक है। अब लो स्क्रीनशॉट, अब इसमें सारी बात आ जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, अब आखिरी चीज इस सेक्शन की, फिर वॉइस नोट पे आपको बताऊंगा। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्रिप्स मिशन और गांधी जिना टॉक, ठीक है, ये सब आता है उसमें, ठीक है। यहां से भी स्क्रीनशॉट लो बेटा इसका, ठीक है, ये इसके साथ ही है पूरा, ठीक है जी। अब सेक्शन 3 में जो भी है वो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रहा हूं, गौर से सुन लेना, ठीक है इशफाक, ठीक है अक्सा, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करूंगा, वो सुन लेना, ठीक है। जी सर ठीक है। आज के लिए इतना ही। जिस तरह बताया कि चार चार पॉइंट्स निकालो और याद करो, इसी तरह तुमने माइंड मैप बनाना है। सवाल निकालो, सवाल निकाल के उसको पॉइंटर बनाओ, ताकि तुम जब जैसे ही पेपर तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें याद हो कि अरे इसमें तो ये आंसर आना है, ठीक है। चलो जी, गुड लक, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।